हम लोग सिंपल मेथड, एक्शन मेथड, जो पब्लिक मेथड क्रिएट करते हैं कंट्रोलर के अंदर, उसको हम लोग एक्शन मेथड बोलते हैं। एक्शन मेथड का रिटर्न टाइप कोई एक्शन रिजल्ट या व्यू रिजल्ट रहना मैंडेटरी नहीं है, वो हम लोग देखे थे। तो मैं इनिशियली जो मेथड लिया था उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग लेके किया था। फिर उसके बाद हम लोग व्यू कैसे ऐड करना है वहाँ पे वो देखे, व्यू ऐड करने का प्रोसेस क्या था। तो कैसे व्यू ऐड करेंगे सर? तो व्यू के लिए वो व्यू मतलब ऐड करना है मेरे को, हाँ। मतलब राइट क्लिक कर नहीं सकते ऐड व्यू पे जाके। कहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं? सर जिसका व्यू बना रहे हैं उसका एक्शन मेथड। तो एक्शन मेथड पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू करूंगा तो एक्शन मेथड के नेम का व्यू उसमें ऐड हो जाता है। व्यू ऐड करने के बाद मैं डायनामिक कंटेंट क्रिएट करना है मेरे को। फॉर एग्जांपल अनस, मेरे को ना व्यू के अंदर सी शार्प का कोड लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? व्यू के अंदर सी शार्प का कोड @ @ लगा के मैं स्विच कर सकता हूँ। तो मैं रेजर इंजन देखा उसके अंदर, रेजर में मैं सी शार्प का कोड स्विच कर सकता हूँ @ लिख के। कोई भी एक्सटेंसिबल सी शार्प हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग व्यू ऐड करने के बाद हम लोग मॉडल ऐड करने सीखे। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है उसकी डेफिनेशन। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल जो बेसिकली एक क्लास होती है जो डेटाबेस को मैप करने के लिए जितना डेटा तुमको रिक्वायर है, जो भी डेटा तुमको लग रहा है उसके लिए प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज में हम लोग ऑटो इम्प्लीमेंटेशन देके प्रॉपर्टीज का, हम लोग प्रॉपर्टीज को खुद भी कोड कर सकते हैं, उसको ऑटो इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब वर्क नहीं करेगा नबील, मतलब ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब काम नहीं करेगा? मैंने ग्रेटर एंड सेटर सेमीकोलन लिख के कब मेरा काम नहीं चलेगा, एक सिनेरियो में बताया था उसके लिए। हाँ, ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब वर्क नहीं करेगा? ऑटो इम्प्लीमेंटेशन पता है ना, गेट सेट लिख दिया तो खुद ही समझ लेगा वो, अंदर प्राइवेट वेरिएबल वगैरह ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब वर्क नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है। मैं सिनेरियो बताया था तुम लोगों को, किसको याद है सिनेरियो? चीज के लिए अगर करना है, सेट नहीं करना है खाली सेट सेट करना है तो खाली गेट करना है तो मैं गेट सेमीकोलन लिख दूंगा ना, तो ऑटो इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ वो। लेकिन ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब काम नहीं करेगा, कब यूज ही नहीं कर सकता मैं ऑटो इम्प्लीमेंटेशन? मैं बताया हूँ, मेरे को याद है। गेट की रोटिंग एक से ज़्यादा बार रहती है, गेट की एक से ज़्यादा बार गेट रहता है ना, तो उसमें एक से ज्यादा गेट रहेगा ही नहीं भाई, नया कंसेप्ट ला रहे, एक ही गेट रहेगा। दोनों करना है सेट करके। दोनों करना है तो गेट और सेट दोनों लिखूंगा सेमीकोलन के साथ। कोड लिखने ही कर रहा हूँ, कोड कब लिखूंगा? सीमा, कोड कब? ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब काम नहीं करेगा मेरा? अरे बुक में कभी लिखे तो होंगे ऑटो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज करके कोई टॉपिक था उसके अंदर, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज सब भूल जाते हैं यार तुम लोग। सही, ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब काम नहीं करेगा? सही तो आंसर दे ही देगा। ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कब काम नहीं करेगा? अरे नजर छुपा रहा है तुम, देख रहा है, देख ढूंढो यार, ऐसा नहीं चलेगा यार। पीछे से आगे से पढ़ो, पीछे से भूलो, चलने वाला नहीं वो सब। एटलीस्ट एमवीसी में तो नहीं चलेगा। हर चीज 17 बार रिपीट होगी, वापस आएगी घूम के तुमको। मैं असल में एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अभी शुरू करने वाला हूँ, इसके लिए मैं इतनी पंचायत कर रहा हूँ उसको लेके। ये क्वेश्चन तीसरे चैप्टर का है और हम लोग का 5वां चैप्टर भी खत्म हो चुका है। चौथे का है कि तीसरे का? तीसरे का, चौथे का है, और हम लोग का 5वां भी खत्म हो चुका है। रेजर शुरू किया था ना, रेजर बताना, उसमें हम लोग कस्टम रेजर में कस्टम टैग क्रिएट किए थे, याद है कुछ? पेजिनेशन के लिए टैग क्रिएट किए थे, पेज लिस्ट नहीं क्रिएट किए थे? नहीं ना, नहीं, ये सब नहीं ऐसे कैसे हो सकता? दूसरे लेक्चर में तो नहीं बताया।
दूसरा लेक्चर का तो पीछे चल रहा है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं ये ये जो तो ठीक बोले ना अभी, है पेजिंग का जो अरे सब लोग एकदम सबको सांप सूंघ गया था, खाली मैं कोड कर रहा था, टेबल करके क्रिएट किए थे html.table। मैं बोला अब जब भी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो html.table लिखेंगे तो पूरा टेबल बन के आ जाएगा। एक्सटेंशन मेथड की बात एक्सटेंशन मेथड की बात करो वो तो वो क्या, मेरे को याद है ना तुम लोग को सांप सूंघा था। लेआउट हो गया, लेआउट हाँ, वो है। लेआउट हुआ है भाई, कोई बोलना मत नहीं हुआ, बंद हो गया। मैं 2 लेआउट क्रिएट कर दिया था, याद है? लेआउट अंडर इसको न्यू करके ऐसा कुछ तो एक लेआउट क्रिएट कर दिया था प्रोजेक्ट के अंदर। रेंडर बॉडी का यूज करा। रेंडर बॉडी लेआउट के अंदर रहता है। तुम मिस करोगे तो तुम तो मिस कर दिए अदनान, तुमको तो याद बोल, तुम भी मिस कर दिए थे शायद, तुम भी मिस किया ना बीच में, लेकिन लास्ट लेक्चर में थे, लेआउट वाले में थे मतलब। तो चैप्टर नंबर 6 एक्चुअली हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो टूल के बारे में है, तो उससे रिलेटेड मेरे को कुछ भी देखना नहीं है एक्चुअली। किसी को पढ़ने का मन करेगा तो वो खुद से पढ़ लेगा। वो एक्चुअली डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर है और टेस्टिंग के ऊपर है कि टेस्ट और यूनिट टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट टेस्ट का फंडा क्या है, ये पूरा टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएशन के ऊपर ही है। ये यूनिट टेस्ट के बारे में ये बताया, टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल, तो टेस्टिंग का काम हमको करना भी नहीं है वैसे भी, और टेस्टिंग का मेरे को बताना भी नहीं है कुछ। डिलीट नहीं कर, पेज डाउन कर। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक रियल वर्ल्ड स्पोर्ट स्टोर करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो रियल एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती है, उसके स्क्रैच कैसे होगा, ऑटो इम्प्लीमेंटेड का कौन सा सीनियर हाँ, वो तो भूल गया मैं। अरे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अगर तुमको कॉन्कैट करके फुल नेम बनाना है तो वो कैसे बनाओगे तुम? अब ऑटो इम्प्लीमेंटेशन बोलोगे, हाँ कस्टमाइजेशन कुछ करना है तो उसके लिए तुमको खुद का कोड लिखना ही पड़ेगा ना, तुम अपने ऑटो इम्प्लीमेंटेशन यूज नहीं कर सकते। या फिर तुमको ऐसा रखना है कि जो भी जब वैल्यू गेट हो तो पूरी अपर केस में कन्वर्ट होके रिटर्न होना चाहिए। तो तुम खाली गेट लिख के चलोगे तो नहीं चलेगा, तुमको गेट में रिटर्न पार्ट लिख के अपर फंक्शन यूज करके उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तुमको कोड लिखना ही पड़ेगा, उस टाइम पे ऑटो इम्प्लीमेंटेशन नहीं चलेगा। अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड करना है, जैसे मैं किया था फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो फुल नेम एक प्रॉपर्टी बनाया जो कि फुल नेम डेटाबेस में नहीं है, लेकिन फुल नेम ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता था। यहाँ पे था ना, हम लोग एप्लीकेशन में यूज किए थे, हम लोग याद है कि नहीं पता, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मेरे को क्रिएट करना है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का मेन फंडा क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे इसके अंदर जो वापस अगेन कर्ड ऑपरेशन करेगी, मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जैसे था ना इससे पहले, तो वो वैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज करते थे वो ADO.NET था। अब हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो एंटिटी फ्रेमवर्क रहेगा, जो एक्चुअल में अभी मार्केट में चल रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क। डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह जो होने वाली है वो एंटिटी फ्रेमवर्क से होगी, ना कि इससे ADO.NET से होगी। समझ में आया क्या? यही डिफरेंस रहेगा, बाकी एप्लीकेशन सेम ही चलने वाली है जैसे इससे पहले थी। और इसमें हम लोग पेजिनेशन वगैरह ऐड करेंगे, जैसे एक उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो नीचे 1 2 3 4 पेज आता है ना, वो पेजिनेशन हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे।
बूटस्ट्रैप का कुछ कंट्रोल हम लोग देखेंगे। ऐसा मैं क्लिक किया तो नीचे कैलेंडर आना चाहिए, वो मेरे को कैसे क्रिएट करना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये सब चीज़ मैं सेपरेट बताऊँ कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बताऊँ। अबे दोनों बोलोगे लग रहा है। हाँ एक प्रोजेक्ट में कवर करता हूँ, नहीं समझेगा तो बोलो। ठीक है हाँ वीडियो आएगी लेकिन कटेगी तो फिर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए नाम पे, आने वाली को अच्छा सब कुछ तो हाँ वो बैच में भी बनेगी वीडियो, उसको वो बैच तो पीछे चल रहा है। वो लोग का आज फर्स्ट MVC की एप्लीकेशन हुई। टाइमिंग क्या है? वही संडे मॉर्निंग 10 से 1 या फिर 11 से 2 ऐसा होता। कभी 11 कभी 10, आज 10 से था तो मैं जाके सो गया, वही के लिए लेट आया। ठीक है तो मेरा मेन गोल क्या है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, बहुत बारीक गोल है। नहीं बढ़ता नहीं, वो भी बढ़ता तो देखा कि था भाई। अभी आ रहा है क्या? तो ये चैप्टर में एक्चुअल में गोल क्या है उसका, माय गोल इन दिस चैप्टर, कोई से पढ़ने नहीं देता। तो मेन गोल क्या है इसके अंदर के MVC फ्रेमवर्क का पूरा डेवलपमेंट, जो रियल सिनेरियो मतलब कंपनी में एप्लीकेशंस कैसे बनती है, कंपनी में जब स्क्रैच से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो लोग क्या करते हैं। माय गोल इन दिस चैप्टर एंड दोज हु फॉलो द गिव इट सेंस ऑफ, मतलब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे काम करेगी वो सेंस देना, मतलब कंपनी में क्या चलता है वो चीज़। और उसका ये बुक भी जो है ना, ये बुक देखो बिगिनर्स की बुक नहीं है, ये प्रोफेशनल्स की बुक है। मतलब जो प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं ना तो वो ये बुक को प्रीफर करते हैं। एक आती बिगिनर्स की जिसमें स्टार्ट है, और ये जो बुक है ना इसमें बहुत सारी पंचायत बहुत कुछ मिलेगा तुमको इसके अंदर। तो वो सब भी, जैसे इसमें टेस्टिंग का पार्ट भी है, इसमें डेवलपमेंट का पार्ट भी है। तो टेस्टिंग का पार्ट हम लोग नहीं कवर करना है ना, डेवलपमेंट का खाली हम लोग देखेंगे। तो एप्लीकेशन क्या रहेगी, वो एप्लीकेशन का सिनेरियो। तो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने के एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या करते थे कि प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो नॉर्मल एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक सॉल्यूशन लेंगे। ब्लैंक सॉल्यूशन का फंडा बताया शायद मैं लास्ट प्रोजेक्ट में भी ब्लैंक सॉल्यूशन ही लिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन का नेम देंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन का नेम दे दिया स्पोर्ट्स स्टोर, ठीक है। सॉल्यूशन का नेम स्पोर्ट्स स्टोर देने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट खाली वेब एप्लीकेशन होगा, बाकी सब प्रोजेक्ट कैसा होगा, क्लास लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसा पिछले प्रोजेक्ट के अंदर था। वो सब चीज़ इसमें भी फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो मैं फटाफट करते जाता हूँ, तुमको समझ में आएगा। तो विजुअल स्टूडियो ओपन किया मैंने। विजुअल स्टूडियो ओपन करके मैं एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है मुझको, तो सॉल्यूशन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आया फाइल, न्यू प्रोजेक्ट में जाके अदर प्रोजेक्ट टाइप में ब्लैंक सॉल्यूशन। तो ब्लैंक सॉल्यूशन का नाम, ब्लैंक सॉल्यूशन का नेम क्या देना है मुझको, ठीक है, स्पोर्ट्स स्टोर। इसका स्टोर कहाँ पे करना है वो, तो मैंने ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं। ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, 0 प्रोजेक्ट्स, एक भी प्रोजेक्ट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या करना है मुझको, ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। ब्लैंक सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा मुझको, ब्लैंक सॉल्यूशन मुझको अदर प्रोजेक्ट टाइप के अंदर मिलेगा। अदर प्रोजेक्ट टाइप में जाके विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशंस पे क्लिक करूंगा तो साइड में मेरे को ब्लैंक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए ब्लैंक सॉल्यूशन सेलेक्ट किया, ओके किया। ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट करने के बाद ये इतने अलग अलग नेम के प्रोजेक्ट्स मेरे को क्रिएट करना है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मेरे को sportstore.domain, जो क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट होगा। तो एक प्रोजेक्ट मेरे को क्रिएट करना है वेब UI, जो मेरा एक्चुअल में वेब प्रोजेक्ट होगा।
ठीक है, और एक मेरे को यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट हम लोग नहीं क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग ये 2 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो डोमेन वाला प्रोजेक्ट है वो क्या कंटेन करेगा, डोमेन एंटिटीज एंड लॉजिक, मतलब मॉडल्स तुम्हारे, ठीक है। ये वेब यूआई क्या कंटेन करेगा, ये एक्चुअल में भी वेब एप्लीकेशन रहेगी जिसमें कंट्रोलर होगा और व्यू होगा। तो कंट्रोलर व्यू यहाँ पे रहेगा, मॉडल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो क्लास लाइब्रेरी रहेगी उसमें मॉडल रहेगा, सेकंड जो वेब यूआई रहेगा उसमें मेरी एक्चुअल में जो वेब एप्लीकेशन है वो रहेगी। समझा मैं क्या करने वाला हूँ? तो दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर, उसका भी 2 पार्ट किए ना, बिजनेस लॉजिक। हाँ उसमें भी बांट दिए थे, वही है, घड़ी घड़ी इसके लिए बता रहा हूँ ताकि तुम स्क्रैच से बना सको और कुछ नहीं। तो फर्स्ट एक प्रोजेक्ट में वो क्लास लाइब्रेरी का ये क्रिएट करना है। तो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट का नेम ये इसमें सेव हो गया, ठीक है, ओके। तो इसमें जो क्लास 1 फाइल बनी है फिलहाल मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, कुछ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सेकंड प्रोजेक्ट मेरे को लेना है कौन सा, वेब यूआई। वेब यूआई वाला प्रोजेक्ट लेना है जो मेरा एक्चुअल में ASP.NET MVC की एप्लीकेशन होगी। तो ASP.NET MVC 4 की एप्लीकेशन होगी मेरी ये। एम्प्टी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यही स्टेप इसने बताया है यहाँ पे। तो ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट होगी, डॉट डोमेन, यूनिट टेस्ट मेरे को नहीं लेना है। उसके बाद ये वेब यूआई। तो वेब यूआई में देखो सब खाली फोल्डर्स दिख रहे हैं मेरे को, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब एम्प्टी एप्लीकेशन उसने लिया है। लेकिन हम लोग एम्प्टी एप्लीकेशन नहीं लेते, हम लोग बेसिक एप्लीकेशन लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ अभी मेरे को बूटस्ट्रैप वगैरह सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं बेसिक एप्लीकेशन लूँगा तो बूटस्ट्रैप की फाइल्स वगैरह मेरे को, jQuery और बूटस्ट्रैप की फाइल मेरे को ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिक एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ले लिया। बेसिक एप्लीकेशन में एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है तुमको, और क्योंकि इससे पहले मैं एम्प्टी एप्लीकेशन ही लिया हूँ तो इस बार बेसिक एप्लीकेशन ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी, नहीं तो उसके पीछे भी टाइम जाएगा। तो इसमें कंटेंट फोल्डर भी क्रिएट हुआ है, थीम में, बेस में jQuery UI वगैरह की क्लासेस भी आ गई है, ठीक है। नेट बंद है आज, कोई बात नहीं, बूटस्ट्रैप हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट से भी निकाल के डाल सकते हैं। तो jQuery वगैरह का UI मिल गया मुझको। इसमें मेरे को शेयर्ड फोल्डर बना बनाया मिलता है, नहीं तो मेरे को शेयर्ड फोल्डर लेना पड़ेगा। लेआउट इसमें मेरे को बना बनाया मिलता है, error.html मेरे को इसमें बना बनाया मिलता है। तो ये सब पेज बना बनाया मिला है तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को ये सब ऑलरेडी बनाना पड़ता है, उससे पीछे मेरा टाइम वेस्ट होता है। ये ऑलरेडी तुमको पता है, लेआउट तुमको कैसे बनाना है वो पता है, शेयर फोल्डर कैसे लेना है, शेयर्ड फोल्डर ले लिया तो शेयर्ड हो गया, वो कोई नया टेक्निक नहीं है। उसका नेम से, उसका कन्वेंशनल पार्ट जो है वो नेम है उसका, वो नेम शेयर्ड होना चाहिए बस। तो ये ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन बना बनाया मिल गया मुझको। उसके बाद यहाँ पे ये पैकेजेस इंस्टॉल कराएगा, एन इंजेक्शन वगैरह, लेकिन हम लोग वो सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह यूज़ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मेरी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो सीधी सी बात है, अभी इसमें होम पेज बताएगा क्योंकि इसके अंदर एक कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, हाँ इसमें नहीं रहता है इंटरनेट एप्लीकेशन। तो मेरे को एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टअप एप्लीकेशन, अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो सिलेक्टेड कौन सी एप्लीकेशन दे रहा है, बोल्ड कौन सी एप्लीकेशन है, क्लास लाइब्रेरी वाला। तो मैं रन करने जाऊँगा तो एरर देगा, देखो ए प्रोजेक्ट विद एन आउटपुट टाइप ऑफ द क्लास लाइब्रेरी कैन नॉट बी स्टार्ट। क्लास लाइब्रेरी को कैसे रन कर सकते हो तुम? तो तुमको रन किसको करना है, वेब यूआई को। वेब यूआई को रन करना है, राइट क्लिक करो, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, देन रन। समझा? मत इधर तक हिल रहा है। हाँ वाइब्रेट क्या हो रहा है? ठीक है, तो 404 का एरर आया। क्यों 404 का? क्योंकि कंट्रोलर भी नहीं है, एक्शन मेथड भी नहीं है, तो ये एरर उसका शो हो गया 404 का एरर।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल बनाते हैं। यानी प्रोजेक्ट का स्टार्टअप जो होता है, यानी प्रोजेक्ट शुरू होता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट डिज़ाइन कोई चालू नहीं कर देगा। पहले उसका डायग्राम बनेगी कि तुमको एक्चुअल में बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब यहाँ पे मेरे को बनाना है स्पोर्ट्स स्टोर के एप्लीकेशन, मतलब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान होगा, जैसे शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ हो गया, फुटबॉल हो गया, हाँ तेरे को तो ज़्यादा मालूम है। तो वो सब प्रोडक्ट हो गए, तो वो सब अब वो भी जो प्रोडक्ट बिकने हो तो उसके लिए एक डेटाबेस होगा ना, मतलब एक टेबल होगा प्रोडक्ट नाम का। तो प्रोडक्ट नाम के टेबल के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग मॉडल बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको मॉडल बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सिस्टम के लिए क्या होती है, एंटिटीज होती है। मैं वर्ड एंटिटीज यूज करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास लाइब्रेरी का फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नेम क्या होगा, एंटिटीज, और उसके अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नेम क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आया, इसमें एक फोल्डर ऐड किया, एक फोल्डर ऐड किया जिसमें जिसका नेम क्या है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को एक क्लास ऐड करना है जिसका नेम क्या है, प्रोडक्ट। पहले राइट क्लिक करके क्लास ऐड कर दो अभी। ठीक है, इधर तक किसी को डाउट है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं समझा। पहले मैं एंटिटीज क्यों लिया, मतलब पहले मैं मॉडल क्यों लिया, एंटिटीज में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। सीधी सी बात है ना, जब तुम कोई सिस्टम बनाने के लिए जाओगे तो तुम पहले उसकी डायग्राम बनाओगे कि ये एक सिस्टम है, इसमें ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, ये एंटिटी है। तो जो एंटिटी है वो एंटिटी तुम पहले ले लोगे मॉडल में। बात समझ में आई? तो अभी प्रोडक्ट होगा, परचेस होगा, सेल होगा, जितनी भी एंटिटी आएगी, मैं तो एक ही एंटिटी बताऊंगा, पूरी एप्लीकेशन तो एक उसमें बता नहीं सकता मेरे को, क्योंकि और भी चीज़ बताना है, क्योंकि कैलेंडर बताना है, ये बताना है, वो बताना है, जे क्वेरी से कॉलिंग वगैरह बताना है। अभी जे क्वेरी तो मैं टच भी नहीं किया हूँ, अभी तक जे क्वेरी का टच किया मैं। ये प्रोजेक्ट में टच करेंगे हम लोग, जे क्वेरी, बूटस्ट्रैप, कैलेंडर्स, ये सब कुछ, मतलब ये प्रोजेक्ट में हम लोग लेके आएंगे कहीं ना कहीं से घुमा के। ठीक है, तो ये समझा यहाँ तक। तो ऐसा कुछ तो आर्किटेक्चर बन गया जैसा यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब इसमें कितने एंटिटीज है वो मेरे को लेना है। तो ऑलरेडी मेरे पास है क्या, प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैटेगरी है। तो ये सब लेना है, ये सबको पता है कैसे लेना है। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज है, तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ले लिया। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिया मैं, प्रोडक्ट आईडी जो कि इंटीजर है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैटेगरी है। समझा ये इतना क्या किया मैं, प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन को रिबिल्ड कर दिया, बिल्ड सक्सीड हो गया। तो मेरा एक मॉडल रेडी हो गया। और ये क्लास ऑलवेज होगी पब्लिक, क्योंकि इसको मुझको क्लास लाइब्रेरी के बाहर वेब यूआई में यूज़ करना है। तो ऑलवेज ये क्लास कैसी होगी, पब्लिक होगी। देखो उसमें पब्लिक ऐड किया, जब तुम बाय डिफॉल्ट जो क्लास लोगे उसमें पब्लिक नहीं लिखा होगा, तो हैरान मत होना, क्योंकि अगर तुमको वो पब्लिक क्लास एक्सेसिबल नहीं है, मतलब पैकेज इंपोर्ट करने के बाद भी वो एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी सॉल्यूशन जो मैं लास्ट प्रोजेक्ट में बताया था, डिपेंडेंसी सॉल्यूशन में अभी इसमें 2 ही प्रोजेक्ट है। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा मैं लिया था, बिजनेस लेयर, इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके अंदर डेटा एक्सेस लेयर नहीं मिलेगी तुमको। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने की वजह से एडियो.नेट का कोड नहीं लिखना है मेरे को, तो डेटा एक्सेस लेयर इसके अंदर नहीं रहेगी। तो एडियो.नेट का मेरे को नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ता है। एडियो.नेट ऑटोमेटिक कनेक्शन करता है, तो एडियो.नेट कनेक्शन कैसे करता है वो तुमको सीखना पड़ेगा, मतलब देखना रहेगा इसमें। फिर उसके बाद हम लोग को एडियो.नेट से कनेक्शन करना है। तो एडियो.नेट से कनेक्शन करने के लिए कैसा फंडा है ना, कि तुमको एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी का नेम वो लेना पड़ता है जो डेटाबेस का नेम हो। अब जो तुमको टेबल का नेम लेना रहेगा ना, वो नाम की प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे एडियो.नेट में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाओ। तो एक सेपरेट फोल्डर इसने बनाया। सेपरेट फोल्डर क्या रहेगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट करके। तो मतलब डेटाबेस में जो टेबल रहेगा उसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ये मतलब हो जाने दे, फिर मैं रिवाइज करके एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट करके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट करके फोल्डर बना के उसके अंदर मेरे को एक इंटरफेस लेना है। उसके अंदर मेरे को क्या लेना है, एक इंटरफेस लेना है। वो इंटरफेस का नाम है आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी।
ऐड इंटरफेस आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ये इंटरफेस जो होगा वो पब्लिक इंटरफेस होगा। ये इंटरफेस के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा ये। अब देखो ये प्रॉपर्टी, ये जो नेम होगा ना, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे, ये जो नेम है वो टेबल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, समझे। उसका रीजन बताता हूँ मैं। एंटिटी फ्रेमवर्क जो कनेक्टिविटी करता है, यानी कनेक्टिविटी करने के लिए प्रॉपर्टीज का नेम और टेबल का नेम मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाती है मेरे को। तो अभी मैं एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के पीछे जाऊंगा नहीं एंटिटी फ्रेमवर्क में। एटलीस्ट जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्टिविटी होती है एटलीस्ट पहले वो बता दूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के पीछे जाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट क्लास इसको यहाँ मिल नहीं रही है तो नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूजिंग स्टोर, क्योंकि ये एंटिटीज फोल्डर में और मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फोल्डर में हूँ तो मेरे को ये नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ा और कुछ भी नहीं। अब प्रोडक्ट्स मेरे को खाली गेट करना है तो सिर्फ गेट आएगा, सेट नहीं आएगा। मतलब ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आई इनुमरेबल का मतलब क्या है, आई इनुमरेबल, आई क्वेरिएबल, मतलब डिफरेंस पूछता है इंटरव्यू के अंदर। तुम जाओगे ना तो तुमसे क्वेश्चन पे कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जाओगे तो डिफरेंस बिटवीन आई इनुमरेबल एंड आई क्वेरिएबल। तो आई इनुमरेबल और आई क्वेरिएबल का मेन डिफरेंस क्या है। आई इनुमरेबल में क्या होता है, दोनों ही एक्चुअली लिस्ट है, दोनों ही कलेक्शन के लिए यूज होता है। अगर मैंने लिख दिया आई इनुमरेबल ऑफ इंटीजर, इसका मतलब लिस्ट ऑफ इंटीजर, मोर देन वन इंटीजर मेरे को सेव करना है। अगर मैंने लिखा आई इनुमरेबल ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मोर देन वन स्ट्रिंग। मैंने लिखा आई क्वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब भी होता है मोर देन वन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कलेक्शन। लेकिन इंटरनल वर्किंग में चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनल वर्किंग में क्या कि अगर मैंने लिखा आई इनुमरेबल, तो आई इनुमरेबल में कैसा होता है कि वो जब भी ये प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी जब भी ये प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी को कॉल करेगा तो पूरा डेटा ला के मेमोरी में डाल देगा, रैम पे डाल देगा और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करेगा। तो आई इनुमरेबल के अंदर क्या होता है, आई इनुमरेबल इन मेमोरी मैनिपुलेशन है। इन मेमोरी मैनिपुलेशन मतलब पूरा डेटा रैम पे आएगा उसके बाद मैनिपुलेट होगा। और आई क्वेरिएबल में कैसा होता है कि डेटा जो है सर्वर पे मैनिपुलेट होता है। यहाँ से अगर तुमको कुछ मैनिपुलेशन करना है तो वो क्वेरी बनता है, डेटाबेस की क्वेरी बनती है और वो डेटाबेस में फायर होती है और जो भी मैनिपुलेशन है वो वहाँ पे होता है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में उसकी प्राइस भी है, प्रोडक्ट की प्राइस भी है। अब मेरे को मैक्स प्राइस या प्राइस का सम करना है, मेरे को प्राइस का सम करना है। अब मैं आई इनुमरेबल लिखता हूँ और प्राइस का सम करता हूँ तो कैसे होगा, डेटाबेस से पूरा प्रोडक्ट निकल के आएगा रैम पे, एक एक प्रोडक्ट ऐड होगा और टोटल सम फाइंड होगी। ये मतलब इन मेमोरी मैनिपुलेशन हो रहा है। और अगर मैं बोलता हूँ कि आई क्वेरिएबल है और मैं सम बोलता हूँ, आई क्वेरिएबल का मेरे को सम करना है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा नहीं, क्या होगा, डेटाबेस सर्वर पे सम की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जो एक्चुअल सम रहेगा खाली वो रैम पे आएगा। तो बेस्ट कौन सा है, एग्जैक्टली क्वेरिएबल। वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, वर्कलोड जो है डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम लोग आई क्वेरिएबल तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग लिंक टू एसक्यूएल यूज करते हैं तब। मतलब तुम्हारी लिंक्यू की क्वेरी जो है एसक्यूएल में कन्वर्ट होकर डेटाबेस सर्वर पे जाती है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर पे कुछ मैनिपुलेशन होता नहीं है। अगर हम लोग लिंक टू एसक्यूएल नहीं यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को आई इनुमरेबल ही यूज करना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि हम लिंक्यू यूज करेंगे तो फिर ये क्वेरिएबल कैसे होगा। लिंक्यू की क्वेरी कन्वर्ट होती है एसक्यूएल में, इसमें भी तो लिंक्यू का सम कॉल करेगा। आई इनुमरेबल से लिंक्यू का सम कॉल करेगा तो रैम पे मैनिपुलेट होगा। आई क्वेरिएबल से लिंक्यू का सम कॉल करेगा तो वहां जाके एग्जीक्यूट होगा। ये डिफरेंशिएशन, मतलब मेन डिफरेंस यही है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, नेट चालू नहीं तो तुम लोग को बताता है, यानी तुम लोग पढ़ लेना डिफरेंस बिटवीन आई इनुमरेबल। देखो इंटरव्यू का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंसर बहुत छोटा ही होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी है। समझ में आया मैं क्या बोला, पता होना चाहिए कि ये भी पूछ सकते हो लोग। तो क्वेश्चन पता रहेगा तो आंसर तो तुम एंड टाइम में भी रेडी कर सकते हो। तो एटलीस्ट मैं भी बोलता हूँ आंसर भले मत लिखो, लेकिन क्वेश्चन का कलेक्शन हमेशा रखना अपने पास। उससे फायदा ये होता है कि तुमको को कोई, मैं खुद भी अगर बैठूंगा ना सोचने के यार कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू देने जाने का, खुद को मैं सोचूं मैं खुद को कलेक्शन कर लूँ क्वेश्चन को, तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी पढ़ाते मेरे को एक एक चीज़ दिखती है तो याद आता है। तो मेरे को अगर तुम लोग आगे बोलोगे भाई एक दिन पहले बाद में इंटरव्यू का कलेक्शन दे दो क्वेश्चन, तो मैं वैसे भी नहीं दे पाऊंगा। भाई इंसान का ही दिमाग है, कहाँ से मेरे को याद रहेगा सब एक साथ।
कुछ दिखता है तो वो पॉइंट से वो पॉइंट याद आता है। जैसे ये क्वेश्चन मैं बोला नहीं था इससे पहले कभी, मैं कभी आई इन्यूमरेबल दिखा तो मैं तुमको बताऊँ कि डिफरेंस बिटवीन आई इन्यूमरेबल और आई वेरिएबल क्वेश्चन पूछता है। रिलायंस के अंदर मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था उसने कि डिफरेंस क्या होता है आई इन्यूमरेबल का और आई वेरिएबल का। तो तुमको एटलीस्ट क्वेश्चन अगर रेडी रहेगा तो तुम उसका प्रिपरेशन कर पाओगे ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो कौन सा कंट्रोलर मेरे को ऐड करना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड करना है मेरे को। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में ऐड करता हूँ। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड करने के लिए अब यहाँ पे डोमेन मॉडल में कुछ भी काम नहीं रहेगा। कंट्रोलर्स फोल्डर में जाके राइट क्लिक किया, ऐड में जाके कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ASP.NET MVC एम्प्टी कंट्रोलर। तो ये एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करना है, सिंपल है कंट्रोलर क्रिएट करना। तो कंट्रोलर में बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो जब भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर क्रिएट करोगे तो उसके साथ में उसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया करो हमेशा। इससे पहले मैं बताया था कि हम लोग कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर लेते थे और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते थे। जैसे ही वो कंट्रोलर फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो कनेक्शन हो जाता था। नहीं कर सकते वैसा, क्लास में तो इनिशियलाइज नहीं कर सकता। तो इसका कंस्ट्रक्टर मेरे को लेना रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है क्लास नेम के सेम वाला फंक्शन होता है। तो पब्लिक फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। समझ में आया क्या कंस्ट्रक्टर? तो ऑलवेज तुमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना रहेगा। कंस्ट्रक्टर तुमने क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करो। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो कॉल होगा। जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट कंट्रोलर को कोई यूआरएल कॉल करेगा तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर एक्शन मेथड कॉल होगा। तो तुम जो काम, ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई प्रोसेस है जो तुम चाहते हो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, जैसे कोई भी एक्शन मेथड कॉल होने से पहले कनेक्शन हो जाना चाहिए, तो हम लोग उसको कनेक्शन को उधर पे कॉल करते हैं। मैं इससे पहले किया था लास्ट प्रोजेक्ट में, उसके अंदर मैं कनेक्शन को ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता था। याद है कि नहीं पता नहीं, सब भूल गया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया। तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाया है रिपोजिटरी, वो हम लोग ही पास कर देते। तो कन्वेंशन क्या है कि प्रोडक्ट अगर कंस्ट्रक्टर है तो कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो रिपोजिटरी का नाम क्या हो जाएगा, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, बराबर। तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी में यहाँ पे लिखा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी अंडरस्कोर नहीं लगा रिपोजिटरी। अभी मैं कंट्रोल डॉट किया, इसके ऊपर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग प्रोजेक्ट के अंदर है और ये अलग प्रोजेक्ट में। तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट से तुम नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक तुम उसमें रेफरेंस नहीं ऐड करते। मेरे को रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें गया मैं, ऐड रेफरेंसेस सॉल्यूशन डोमेन का, बराबर। अब आ सकता है, ये आ गया, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर है, इसको मैंने इंपोर्ट किया। और यहाँ पर हमेशा तुम लोकल वेरिएबल क्रिएट करोगे, प्राइवेट आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का अंडरस्कोर रिपोजिटरी करके क्रिएट करोगे। अंडरस्कोर हम लोग कौन से वेरिएबल के लिए लगाते हैं, कन्वेंशन है जो प्राइवेट वेरिएबल है। अगर डॉटनेट का कन्वेंशन है, होगा अंडरस्कोर। अगर तुम किसी से पहले लगाते हो इसका मतलब वो लोकल वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल है। अंडरस्कोर रिपोजिटरी, तो तुम यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट अंडरस्कोर रिपोजिटरी इज इक्वल टू रिपोजिटरी। तो जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होने के टाइम जो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट आएगा वो रिपोजिटरी को इनिशियलाइज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो वही चीज उसने यहाँ पे रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करके बताया कि रिपोजिटरी ऐसा कुछ तो होगा। ये देखो दिस डॉट रिपोजिटरी, दिस इसके लिए लिया क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है। तो दिस मतलब क्या करेगा, ये क्लास का रेफरेंस है, ये क्लास के जितने वेरिएबल है। मैं डायरेक्ट अंडर इसको रिपोजिटरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अंदर इसको लिख सकता हूँ मैं, उसमें कुछ एरर नहीं आएगा। ये देखो इसमें कुछ एरर नहीं आएगा। अगर मैं इस पर एरर ले जाऊंगा तो वही
ये देखो ये सेलेक्ट हुआ तो ये वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं सेलेक्ट? हाँ, तो ये सेम ही रहेगा। लेकिन दिस हम लोग क्यों लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेम नाम का अंडर इसका रिपोजिटरी नाम का एक और वेरिएबल होता, समझ लो ये भी यही होता। ऐसा कर सकता हूं मैं। अब क्या करोगे तुम, ऐसा लिखोगे? कैसे मालूम पड़ेगा किसको वैल्यू जा रही है और किस में से वैल्यू आ रही है? अनस को कुछ समझा ही नहीं। सो रहा है, तू आधा तो सोया हुआ है, कहाँ है समझाया तेरे को? अंडर इसको रिपोजिटरी करके एक प्राइवेट वेरिएबल है जो मतलब क्लास लेवल का वेरिएबल है, पूरी क्लास में एक्सेसिबल है वो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम वेरिएबल क्रिएट है सेम नाम का। अब इसमें से जो वैल्यू आएगी वो इसको जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अंडर इसको रिपोजिटरी इज इक्वल टू अंडर इसको रिपोजिटरी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे समझ में आएगा कि ये वाला अंडर इसको रिपोजिटरी वो है और ये वाला अंडर इसको रिपोजिटरी ये है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस। दिस लिखा इसका मतलब ये क्लास वाला है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये लोकल वाला है। तो लोकल वाला मतलब ये इसके लिए ये लोकल है, तो ये जो इधर क्रिएट हुआ है वो ये रहेगा। अब देखो मैं इस पे एरो लेके जाता हूँ तो सेलेक्ट कौन सा हो रहा है, इस पे एरो लेके जाता हूँ तो अब कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, डिस्टिंग्विश करने के लिए और कुछ नहीं। सेम नाम का बहुत सारा वेरिएबल हो जाएगा तो तू कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि क्लास लेवल वाला कौन सा है, जो लोकल वेरिएबल कौन सा है, जो समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम सेम नाम लिखवा के ना खुद ही कंफ्यूज करवा दो, इसके लिए मैं अलग नेम लिखा था। ठीक है, समझा? तो एक हैबिट बना लो, मैं नहीं भी लिखूंगा तो ये सिचुएशन में मैं नहीं भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझको क्या करना है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिस्ट करके एक एक्शन मेथड ले लिया। तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर लिस्ट को कॉल करूँगा तो क्या होगा, लिस्ट करके एक, या मैं ऐसा करता हूँ एक नया एक्शन मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लिस्ट अब मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है अंडर इसको रिपोजिटरी का, अंडर इसको रिपोजिटरी डॉट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आया, जो हम लोग आई इन्यूमरेबल फॉर्म में क्रिएट किए थे वहां पर, वो मतलब ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। अब इसमें मेरे को सम करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा इधर सम। अब मैं आई इन्यूमरेबल यूज किया हूँ, अगर मैं ऐसे सम लिखता हूँ तो क्या होगा, पूरा डेटा लेके आएगा फिर सम करेगा। बात समझ में आ रही है? और मैं आई क्वेरिएबल लिखता तो क्वेरी बना के वहां भेजता फिर सम करता। इंटरनल वर्किंग है, अपने को सोचने की जरूरत नहीं। समझ में आया? तो मेरे को पूरा प्रोडक्ट चाहिए अभी यहाँ पर, तो पूरा प्रोडक्ट चाहिए तो आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स तो ये रिटर्न करने ही वाला है वैसे भी। तो इसको उठा के मैं मॉडल में, मतलब मेरा ये मॉडल बन गया जो मेरे को भेजना है। मेरे को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और रिपोजिटरी डॉट प्रोडक्ट्स करता हूँ तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही आता है। तो उसको मैं एक वेरिएबल में डालूंगा, उसको भेज दूंगा कि तू चले जा भाई व्यू के पास, क्योंकि व्यू में ही तो प्रिंट होना है, प्रिंट तो व्यू में होना है सर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल करके एक मॉडल लिया, वेरिएबल मॉडल ले लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे मॉडल को पास कर दिया। बस बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? क्या VAR से वेरिएबल क्रिएट होता है, डायनामिक वेरिएबल, डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करेगा, जो पास करेगा वो डेटा टाइप बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक बन गया आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जब मैं इसके लिए व्यू ऐड करूंगा तो व्यू का टाइप भी आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स ही होना चाहिए। व्यू स्ट्रांगली टाइप्ड होना चाहिए जो आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स टाइप का होगा, क्योंकि मॉडल की टाइप क्या हो गई है, आप मॉडल वेरिएबल की टाइप क्या हो गई है, आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो अब मैं यहाँ पे व्यू ऐड किया, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, तो लिस्ट नाम का व्यू क्रिएट हुआ। स्ट्रांगली टाइप लेना पड़ेगा मेरे को, स्ट्रांगली टाइप में यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। ये नहीं आएगा तो क्या करने का, यहाँ पे प्रोडक्ट, हाँ बिल्ड करने का, लास्ट टाइम बताया था मैंने, ठीक है। अब करता हूँ, आ गया। क्या करना है, लिस्ट, तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है क्रिएट हो गई। लिस्ट वगैरह जो बनती है, टेबल जो बनता है, वो सब ऑलरेडी बन जाता है स्कैफोल्डिंग से, जब मैं लिस्ट लेता हूँ तो, क्योंकि मैं लिस्ट स्कैफोल्डिंग लिया। ये सब देखना नहीं है, मेन मेरे को ये देखना है कि मॉडल की टाइप क्या आई। मॉडल की टाइप क्या आई, इनमेबल ऑफ प्रोडक्ट, जो मेरे को चाहिए थी वो ऑटोमेटिक आ गई। समझा क्यों ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा था। कहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर जो मैंने इंटरफेस लिया था उसके अंदर ये लिया था। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स आएगा कहाँ से, डेटाबेस से आएगा, वो कोड तो नहीं हुआ ना अभी तक, वो बचा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उसका लिखा नहीं हुआ, मैं सिर्फ ऊपर की एक लेयर बनाते चले जा रहा हूँ। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एक्चुअल में डेटा कहाँ से आने वाला है वो अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो जो रियल एप्लीकेशन बनती है तो स्टार्टिंग में तुम बहुत सारा कोड करते हो, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं होता। जैसे इसका मैं कोई आउटपुट थोड़ी पता, मैं रन करने आऊँगा एरर आ जाएगा। अभी अगर मैं रन करूँगा तो एरर आएगा, या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, बोलना चाहिए। समझ में आएगा? देखो रन करके देखते हैं हम लोग। इधर पे डिबगर लगाया मैं, ये फंक्शन को कॉल करना है मेरे को। तो मेरे को प्रोडक्ट कंट्रोलर में लिस्ट एक्शन मेथड को कॉल करना है। अभी तो 404 का एरर देगा, क्यों, वो होम और इंडेक्स ढूंढ रहा है और मैंने प्रोडक्ट लिया है। आया, मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया और कंस्ट्रक्टर के लिए कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्टर के लिए। बात समझ में आएगी? तो इसको मैं निकाल देता हूँ। एज ऑफ नाउ इसको अभी हम लोग कमेंट करके रखते हैं, आएगा आगे उसका काम है। तो अब जाएगा यहाँ पे, डिबगर आया यहाँ पे, मैं आगे F10 किया, उसने अब वो रिपोजिटरी को इनिशियलाइज नहीं मिलेगा उसको, रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं हुई है अभी तक का, तो नल रेफरेंस का एरर दे देगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम एरर, ये डॉटनेट का कॉमन एरर है। जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे और उसको इनिशियलाइज करने से पहले उसका फंक्शन कॉल कर दोगे तो ऑलवेज ये एरर आएगा। तो जब भी ये एरर आएगा तो समझ जाना, पहले ये एरर आएगा तो पहले कोड को स्प्लिट करना, मतलब बहुत सारा अगर तुम एक के बाद एक फंक्शन कॉल करते हो लिंक की वगैरह जैसा, तो उसको स्प्लिट करते चले जाना, तुमको समझ में आ जाएगा कौन से फंक्शन में आ रहा है। और ये एरर तब आता है जब तुम नल रेफरेंस, मतलब किसी में नल हो वैल्यू या रेफरेंस और तुम उससे कोई फंक्शन कॉल कर लो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को तुम इनिशियलाइज नहीं किया, न्यू कीवर्ड कॉल नहीं की हो उसके लिए, ठीक है, और उससे तुम ऑब्जेक्ट को कॉल करो, उससे तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो ये एरर आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि कुछ मैंने सेट ही नहीं किया, जहाँ सेट करना था वो मैंने कमेंट कर दिया, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो उसको वैल्यू कैसे मिलेगी वो आगे समझ में आएगा। एटलीस्ट इतना समझा कि मैं क्या क्या किया यहाँ पे। तो इधर पे मैं क्या क्या किया हूँ वो देखो, इधर पे मैं पहले तो 2 एप्लीकेशन क्रिएट किया, 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किया। एक जो प्रोजेक्ट था तुम्हारा वेब एप्लीकेशन था, एक प्रोजेक्ट जो था तुम्हारा क्लास लाइब्रेरी थी, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट करके मॉडल ले लिया, उसके बाद यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करके आई उसकी रिपोजिटरी ले लिया, उसके बाद
यहाँ पर मैं आगे प्रोडक्ट नाम का एक कंट्रोलर क्रिएट किया, कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड लिया लिस्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एक व्यू ले लेता हूँ वहाँ पर उसको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का मेरा कोड हो जाता है। उसके बाद अब जब मैं जैसी एप्लीकेशन रन करूँ तो लिस्ट ही आना चाहिए, तो मेरे को कहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा, route.config में। अभी मैं रन करता हूँ तो क्या आता है, होम कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन मेथड, तो मेरे को कहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, route.config में जाके मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरे कंट्रोलर का नेम प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं लिस्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसने, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं इसको पुराने मेथड से भी कर सकता हूँ अगर ये रिपोजिटरी वगैरह नहीं लूँ तो। मैं एक फंक्शन बना लूँ, वो फंक्शन के अंदर मैं इम्प्लीमेंटेशन लिख सकता हूँ मैं, और वहाँ से मैं कॉल करके जो भी प्रोडक्ट चेंज होने वाला है वो तो, लेकिन फिर उसके लिए एक लेयर बढ़ जाएगी ना, ठीक है, एक लेयर बढ़ा लेते। तो मैं यहाँ पे ऐड किया एक न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट मेरा क्या ऐड हुआ, स्पोर्ट स्टोर डॉट सर्विस, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर दिया। शिट, क्लास लाइब्रेरी लेना था। तो क्लास लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्रिएट किया। और इसके लिए प्रोडक्ट सर्विस के लिए मैं एक फंक्शन बना दिया। तो पब्लिक आई इनुमरेबल ऑफ प्रोडक्ट तो आई इनुमरेबल ऑफ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, गेट ऑल। तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर्विस के अंदर प्रोडक्ट क्लास को यूज करना है जो कि डोमेन में है। तो यहाँ पे आया ऐड रेफरेंस डोमेन, अब कंट्रोल डॉट किया, आ गई एंटिटीज यहाँ पे। तो गेट ऑल कर दिया। गेट ऑल करने के बाद क्या करना है मेरे को, तो मैं फिक्स ऑल प्रोडक्ट की लिस्ट बना के डाल दिया यहाँ पे। तो मैं लिखा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का नेम डाला मैं, प्रोडक्ट का नेम, सीमा आप जल्दी नेम बोल, प्रोडक्ट का नेम स्पोर्ट, जल्दी बोल, शूज, शूज, प्राइस 700-800 और अभी बिग बिलियन डे ऑफर है तो 700 डाल अभी बॉक्स कर सकते हैं। एडिडास प्रोडक्ट आईडी 10, ब्रांड आते हैं ठीक है दे रहा। अच्छा, क्या भाई डेसिमल के लिए किया मैं, क्यों दे रहा है? नेम, हाँ ये 3 चीज काफी है। तो एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। ये कैसे ऐड किया, किसी को समझा क्या? और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी प्रॉपर्टी वहीं के वहीं इनिशियलाइज कर दिया। कर सकते हैं C# में हम लोग ऐसा, प्रॉपर्टी को हम लोग वही जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना वहीं का वहीं डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट लगा के ब्रेसेस के अंदर। नेम प्राइस प्रोडक्ट आईडी क्या प्रॉपर्टी
हाँ हाँ बनाए ना हम लोग भाई, मॉडल के अंदर से आ रहा है वो सब। एक और प्रोडक्ट बोल दे। बैग इसी दे अरे कुछ तो बोल। बैग दे दो, क्या करना है? बैट बैट की स्पेलिंग ये नहीं हुई है, ये ना भाई। यही है। हाँ भाई, ये फॉर एप्पल भी तो अगर बहुत पड़े गूगल नंबर की 20 ठीक है क्या? सेल लगे तो रिटर्न में कर दिया, रिटर्न लिस्ट। अब गेट ऑल में कॉल करूंगा, यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ फिर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब मेरे को सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा रिपोजिटरी की जगह। हाँ प्रोडक्ट सर्विस, तो प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस तो सर्विस की क्लास लाइब्रेरी में है और मैं इसको वेब यूआई में कोड कर रहा हूँ। तो वेब यूआई में जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे बस हो गया। तो अब मेरा प्रोजेक्ट रन हो सकता है। अब क्या है, अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना एब्स्ट्रैक्ट। आ गया डिबगर यहाँ पे, मैं F10 किया, मॉडल में वैल्यू आ गई। मॉडल में कितनी वैल्यू आई, 2, क्योंकि 2 प्रोडक्ट में डाला हूँ। ठीक है, इसको F5 कर दिया। तो ये मेरे को दिखने लगा बराबर। शूज बैट जो भी लिस्ट बनी, कैटेगरी वगैरह तो मैं सेट नहीं किया था, तो कैटेगरी वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो ये इतना आ गया, लेकिन मेरे को ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे को कैसे चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क से चाहिए। मतलब मैं तो ऐसी जो है स्टैटिक वैल्यू डाला, तो लेकिन मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क से आना चाहिए वो वैल्यू। क्या आईडी डाले थे ना, आईडी शो नहीं करेगी। आईडी की, हाँ आईडी शो नहीं करेगी। हम तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करते हैं, मतलब थर्ड लेयर या जो ऐड किए इसको ऐड किए लोगों को। तो एंटिटी फ्रेमवर्क अभी आया नहीं है ना, मतलब कुछ काम हुआ का क्या बोलने की कोशिश कर रहा, समझा नहीं। मतलब अभी थोड़ा सी मतलब पीछे आगे वो सब हटाया ना, इन्यूमरेबल हाँ। थर्ड लेयर को ऐड की। अगर ये ऐड नहीं करते वैसे ही करते तो कैसा करना पड़ता? क्या कैसे ही करते, जैसे पहले किए जैसे पहले कर रहे थे। एड्यू.नेट से। नहीं अभी जो की ना थर्ड लेयर में ऐड किए अभी अपनी सर्विस की, इसके पहले जो करने जा रहे थे करते करते भी सोचा नहीं थर्ड लेयर ऐड। हाँ। वो ऐसा करते थे। बिना थर्ड लेयर के रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ता, फिर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह का काम करना पड़ता, तो वो अभी वो इतना लेके बैठता कौन सा। $25 में बहुत महंगा है। तो उसका प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले हुआ क्योंकि उसने ऐसा व्यू बनाया है। तो ये ऐसा व्यू हम लोग ही बना सकते हैं। ये देखो इधर व्यू बना हुआ है उसका, ये इधर इधर है। हाँ ये फॉर जितना प्रोडक्ट जो आ रहा है मॉडल में उसको फॉर ईच लूप लगा दिया और डिप में डाल दिया, तो टेबल लेने की जगह ऐसा लिया। तो ये सब पूरा टेबल वेबल कट कर दिया मैं।
मॉडल में जो वैल्यू आ रही है, 2 प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें जो एक का नेम करेगा, डिस्क्रिप्शन बताएगा और जो प्राइस है वो शो करेगा। ऐसा आएगा। तो ये डॉलर कैसे आया, डॉलर कैसे आया, टू स्ट्रिंग डॉट सी लिखा, सी मतलब सी फॉर करेंसी। मेरे को 3 डिजिट चाहिए तो C3 लिख दूंगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए मेरे को तो C3 लिख दूंगा। देखो समझा क्या, 3 डिजिट तक आएगा। जैसे कोई राउंड वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो उसको राउंड करके 3 डिजिट तक लेके आएगा वो। अगर मेरे को डिजिट नहीं चाहिए और राउंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए ही नहीं, राउंड एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कुछ इतना पैसा उतना पैसे वाला सिस्टम नहीं रखना, तो C0। समझ में आए, क्योंकि खाली C लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 2 कंसिडर करेगा। समझ में आया, डॉलर का क्या होता है, डॉलर की बात C लिखा ना, C वो करेंसी है। अगर मेरे को रुपीज़ लाना है यहाँ पे तो मेरे को सर्वर पे जहाँ मैं IIS इंस्टॉल किया वहाँ पे मेरे को करेंसी की सेटिंग में रुपीज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ तुम इंस्टॉल करोगे उस, जैसे अभी मैं जर्मनी में कोई जाके कोई सर्वर पे डाला, वहाँ पे रुपीज़ की जगह या यन है या जो भी है वहाँ पर, तो वही सिंबल शो करेगा वहाँ वेबसाइट पे। समझ में आया। तो यहाँ तक अपना भी आउटपुट रेडी हो गया, जैसा इसका आउटपुट है यहाँ तक हम लोग भी रेडी कर लिए। अब उसके बाद हम लोग डेटाबेस पे मूव हो जाएंगे। कहाँ जाएगा इतना जब पड़ गया फटाक से, मैं जब तक SQL सर्वर भी इंस्टॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि शायद इंस्टॉल नहीं होगा। स्टॉक था ना, नहीं है, फॉर्मेट कर दिए थे यार ये लोग। नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ नमाज पढ़ के आने का तो फटाक से पढ़ के आओ, मैं इंस्टॉल करके भेजूँगा।